हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप दैट यू आर सेफ एंड सिक्योर एट योर होम. So you know that we have started chapter first of history, the rise of nationalism in Europe, and in this chapter we have completed the topic the French Revolution and the idea of nation. तो आज हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. तो देखिए, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है. सबसे पहली चीज़ हमने देखा था कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई और किस तरह से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जिसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं, किस तरह से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म जो था वो क्रिएट हुआ था. उसके लिए हमने अलग अलग स्टेप देखी थी कि किस तरह से ला पैट्री और ले सिटायन का आइडिया आया, कैसे नेशनल असेंबली को बनाया गया, कैसे जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको कॉमन लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, जो डायलेक्ट्स थी उनको डिस्करेज किया गया. बट आपने ये भी देखा था कि नो डाउट्स उसके बाद में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक डिक्टेटर आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट. नेपोलियन बोनापार्ट ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उसने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स भी किए थे. नेपोलियनिक कोड, जिसको हम सिविल कोड 1804 के नाम से जानते हैं, वो उसने लॉन्च किया था. काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज जिनको उसने कंकर्ड किया था, जीत लिया था, उसके अंदर भी उसने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए थे. अब नेक्स्ट हम यही पढ़ेंगे कि जब नेपोलियन का रूल था फ्रांस के अंदर, तो जो भी टेरिटरी जो उसके अंडर में आती थी उसके अंदर उसने रिफॉर्म्स तो किए, लेकिन जब फ्रेंच आर्मी जब वहाँ पर गई थी नेबरिंग कंट्री के अंदर, किस चीज़ के लिए गई थी कि वहाँ पर भी मोनार्क रूल था, तो फ्रेंच ने ये कहा था, फ्रेंच आर्मी ने ये कहा कि भाई अब हम जो हैं वो फ्री हो गए मोनार्क रूल से, एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी विल फ्री टू यू फ्रॉम द डिस्पोटिज्म रूल ऑफ मोनार्क, कि मोनार्क का जो रूल है इससे हम आपको फ्री करवाएंगे. तो फ्रेंच की आर्मी जब ये आइडिया लेके नेबरिंग कंट्री में गई थी, तो इसका बहुत ज़बरदस्त एज ए हार्बिंगर की तरह से वेलकम किया गया था. लेकिन जल्दी ही ये जो वेलकम जो था ये दुश्मनी में चेंज हो गया था. किस तरह से चेंज हो गया था, क्यों चेंज हो गया था, उसके लिए हम आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे. देखिए, तो यहाँ से देखिए, रिएक्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स नेपोलियनिक कोड. नेपोलियनिक जो कोड था उसको उसने फ्रांस के, देखो नेपोलियन ने क्या किया था कि नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड जो है वो फ्रांस में भी लॉन्च किया था, और फ्रांस के साथ साथ जो टेरिटरी जो नेपोलियन ने कंकर्ड कर ली थी, जो नेपोलियन ने जीत ली थी, उसके अंदर भी नेपोलियनिक कोड उसने लॉन्च किया था. तो वहाँ के जो लोग थे उनका नेपोलियनिक कोड के रिगार्डिंग क्या रिएक्शन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखिए क्या रिएक्शन था. द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड. देखो, फ्रांस का जब रूल स्टार्ट हो गया, क्योंकि फ्रांस की आर्मी नेपोलियन जो है वो उन कंट्रीज़ के अंदर गया और वहाँ उनको कहा कि हम आपको मोनार्क रूल से फ्री करवाएंगे, तो वो लोगों ने इस चीज़ के लिए बड़ा ही वेलकम किया, फ्रांस की आर्मी का भी. ठीक है, लेकिन ये जब वहाँ चले गए, जाने के बाद कुछ समय के बाद में लोग, इनके कुछ लोग अगेंस्ट हो गए, कुछ लोग जो हैं वो इनका सपोर्ट कर रहे थे. तो लोगों का जो रिएक्शन था फ्रांस की आर्मी के लिए वो थोड़ा मिक्स काइंड ऑफ रिएक्शन था. क्या रिएक्शन था वो देखिए, हमने बताया ना मिक्स काइंड ऑफ रिएक्शन था. अब क्या क्या था देखिए. इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रसेल्स एक्सेट्रा, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी. जब फ्रांस की आर्मी जब वहाँ गई थी तो स्टार्टिंग के अंदर तो कहाँ गई थी, जब हम बात कर रहे हैं, जैसे हॉलैंड के अंदर गई थी, स्विट्ज़रलैंड है, ब्रसेल्स है, इसके अलावा और भी कुछ जगह है जो फ्रेंच की आर्मी जहाँ पर गई थी. अब देखो, फ्रेंच आर्मी जो है इसका वेलकम, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब एक हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब है कि स्वतंत्रता का कोई तोहफा लेके आए, तो उनका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वेलकम हुआ उन कंट्री के अंदर. लेकिन बट इनिशियल एंथुसिज्म सून टर्न टू इनटू हॉस्टिलिटी. लेकिन जल्दी ही ये जो वेलकम था ना, ये हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी में चेंज हो गया. क्यों चेंज हो गया, उसका भी रीजन था. क्या रीजन था, क्योंकि फ्रांस जो है ना, उन्होंने नो डाउट मोनार्क रूल से तो उनको फ्री करवा दिया, लेकिन खुद उन्होंने उन कंट्री के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया. देखिए क्यों चेंज हो गया था, उसके लिए रीजन है कि एज इट बिकेम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव arrangements
डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, क्योंकि उन्होंने जो भी रिफॉर्म्स किए थे ना वो कहीं ना कहीं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट किए थे ना वो कहीं ना कहीं उन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, उनका जो पॉलिटिकल फ्रीडम था उसको वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा था। इसलिए लोग जो हैं वो जल्दी फ्रांस की जो आर्मी थी उसके क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब वो क्यों अगेंस्ट हो गए थे उसका रीजन था, क्या रीजन था वो देखिए। क्या किया फ्रांस की आर्मी ने, देखो इंक्रीज टैक्सेशन, एक तो लोगों का जो टैक्स है ना वो बढ़ा दिया, ठीक है, और क्या किया, सेंसरशिप जो लॉ है ना वो इम्पोज कर दिया। सेंसरशिप लॉ क्या होता है कि कोई भी फ्रांस की आर्मी के लिए अगर कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल देगा या कोई भी बुक्स वगैरह पब्लिश करेगा तो पहले वहाँ की आर्मी जो है, फ्रांस की जो आर्मी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। उस आर्मी ने टैक्स इंक्रीज कर दिया। और क्या किया था, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कंकर द रेस्ट ऑफ यूरोप, क्योंकि फ्रांस जो है ना, नेपोलियन जो है उसके इरादे बड़े नेक थे। क्यों, क्योंकि वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, सेंसरशिप लॉ इम्पोज कर दिया। और क्या किया, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है, कंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। किसने, नेपोलियन ने। क्यों, बिकॉज नेपोलियन वांटेड टू कंकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, क्योंकि नेपोलियन जो है ना वो रेस्ट ऑफ यूरोप को भी जीतना चाहता था। और ये जो चीज़ें हैं ना ये कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आई और फ्रांस की आर्मी के क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए। देखिए, ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, क्योंकि जो भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए थे ना ये कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ज़्यादा बढ़ के लग रहे थे कि ये सही नहीं है हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट है फ्रांस जो कर रहा है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो जल्दी, पहले तो उन्होंने फ्रांस की आर्मी को वेलकम किया था। क्यों, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं कि फ्रांस जो है उसने अपने आप को मोनार्क रूल से फ्री कर लिया है, अपने यहाँ डेमोक्रेसी को सेटअप कर लिया है। तो क्यों न फ्रांस जब हमारी मदद कर रहा है तो हमारे यहाँ से भी ये मोनार्क रूल को फ्री कर देंगे और हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी जल्दी सेटअप हो जाएगी। लेकिन उन्होंने देखा कि फ्रांस ने तो गलत कर दिया आपके साथ। गलत कैसे कर दिया, क्योंकि यहाँ से मोनार्क रूल को तो फ्री कर दिया और इन्होंने खुद ने रूल करना शुरू कर दिया। तो जल्दी ही लोग हैं वो क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए, किसके, फ्रांस के। नेक्स्ट देखिए, अब आता है इसके अंदर मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द हैब्सबर्ग एम्पायर। ये एक आपका नया टॉपिक है। ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताया ये थोड़ा पहले वाले टॉपिक का ही था। उस टॉपिक में आपने क्या देखा था, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वो जो टॉपिक है वो इसी से कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। आपने बुक के अंदर एक डाकिये का फोटो देखा है, वो नेपोलियन को दिखाया गया है और आपने देखा कि उसके कमर के पीछे एक बैग है, उसमें से लेटर वगैरह वो गिरते जा रहे हैं। तो ये क्या है कि जब वो कंट्री, कौन से कंट्री जिसको नेपोलियन ने जीत लिया था, वो कंट्री अब उसके अगेंस्ट हो गए तो धीरे धीरे नेपोलियन जो है उन कंट्री को छोड़ता जा रहा है। तो वो जो लेटर है ना वो टेरिटरी है जिनको पहले उसने जीत लिया था। कई बार इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब ये द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप देखिए यूरोप जो है ना इसके अंदर अलग अलग एम्पायर थे, काफ़ी बड़े बड़े एम्पायर थे और बड़े बड़े एम्पायर जो थे उस पर अलग अलग जो रूलर था ना वो रूल कर रहा था। लेकिन फिर भी उन कंट्री के, उस टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे थे उनके अंदर नेशनलिज्म जो है ना वो किस तरह से क्रिएट हुआ, उसका रीज़न क्या था, वो चीज़ अब हम पढ़ेंगे। देखो पहले तो हम हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करेंगे। देखो ये जो एम्पायर था ना काफ़ी बड़ा एम्पायर था, ठीक है। हम देखेंगे कि इसमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसे क्रिएट हुआ। अब सबसे पहले हम इसकी डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी बड़ा एम्पायर था ये हैब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है। इसके अंदर एक रीजन आता था एल्पाइन रीजन। अब एल्पाइन रीजन जो है इसके अंदर एरिया कौन सा आता था, टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटेनलैंड, ये एरिया आता था इसके अंदर। बोहेमिया भी एक एरिया आता था जिसमें द अरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग। यहाँ रहने वाले जो अरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे वो जर्मन लैंग्वेज को यूज़ करते थे, है ना। एक इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड
वेनेशिया, ये सारे जो रीजन देख रहे हैं ये हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर ही थे। अब देखो बोहेमिया के अंदर तो जर्मनी स्पीकिंग लोग रह रहे थे, इधर इटालियन लोग कहाँ रह रहे थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया के अंदर रह रहे थे। इधर एल्पाइन जो रीजन है ये किसको कवर कर रहा था, टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटेनलैंड। मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, लेकिन फिर भी इन लोगों के अंदर नेशनलिज्म किस तरह से क्रिएट हुआ उस चीज़ की हम बात करेंगे। आप देखिए नेक्स्ट देखिए, देखो अब इसके अंदर इसी हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर हंगरी आता है, ठीक है ना। अब हंगरी के अंदर क्या होता था, देखो हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार वाइल द अदर हाफ स्पोक ए वैरायटी ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स। मतलब इसके अंदर हाफ जो पॉपुलेशन थी वो तो मैग्यार लैंग्वेज बोलती थी और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन थी वो रीजनल डायलेक्ट्स। रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब होता है कि अपनी लोकल जो बोलियां थी उनको वो लोग बोलते। देखो कितनी डाइवर्सिटी है। आपने क्या क्या पढ़ा, देखो अभी आपने ऑस्ट्रिया पढ़ा, ठीक है ना, बोहेमिया पढ़ा, आपने इटालियन स्टेट्स पढ़े, ठीक है, और अभी हंगरी के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर ये एक और रीजन था, कौन सा, गलेशिया। द अरिस्टोक्रेट स्पोक पोलिश लैंग्वेज। यहाँ पर जो अरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज को बोलते थे, पोलिश लैंग्वेज को बोलते। तो देखो कितनी बड़ी डाइवर्सिटी थी। अब इसके बाद में पीजेंट्स, बोहेमियंस एंड स्लोवेन्स इन कार्नोलिया कैरोट्स टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसवेलिनिया। मतलब ये जो लोग हैं ये पीजेंट लोग हैं, ये इस रीजन के अंदर रहते थे। अब देखिए हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, लेकिन फिर भी उन लोगों की अपनी कलेक्टिव एक आइडेंटिटी बनाने के लिए कितना ज़्यादा, और उसके अंदर डाइवर्स काइंड ऑफ लोग जो थे वो रहते कैसे थे, क्यों, क्योंकि उनका अपने रूलर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था। यही चीज़ थी कि वो लोग एक जगह पे रहते थे। फिर उन लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसे क्रिएट हुआ, वो तो अपने आप को एक मानते ही नहीं थे। डिफरेंट डिफरेंट उनकी आइडेंटिटी थी, डिफरेंट डिफरेंट दे यूज द लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ दोज पीपल अडॉप्ट द कल्चर, अलग अलग वो कल्चर यूज़ करते थे। फिर भी कैसे उनके अंदर नेशनलिज्म क्रिएट हुआ वो हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप देखिए नेक्स्ट आता है द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। यहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो अरिस्टोक्रेटिक जो लोग हैं, जितने भी लैंड थी 90% जो लैंड थी उसके ओनर ही अरिस्टोक्रेटिक पीपल ही थी। लेकिन अरिस्टोक्रेटिक अपर क्लास के लोग और लोअर क्लास के लोग पीजेंट्स थे। लेकिन एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होता है, कहाँ, यूरोप के अंदर। और ये न्यू मिडिल क्लास है, यही रिवॉल्यूशन लेके आता है, और यही न्यू मिडिल क्लास है ये नेशन स्टेट बनाने के लिए एडवोकेट करता है। और किस तरह से ये लोग उस चीज़ को डिमांड उठाते हैं और किस तरह से वहाँ के जो मोनार्क्स हैं उनको ये ओवरथ्रो करते हैं। ये न्यू मिडिल क्लास कैसे इमर्ज होती है इसकी हम बात करेंगे। देखिए ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। देखो इस कॉन्टिनेंट के अंदर डोमिनेंट क्लास कौन थी, अरिस्टोक्रेटिक लोग। डोमिनेंट का मतलब होता है जो प्रभावशाली जो ग्रुप था वो कौन था, अरिस्टोक्रेट लोग थे। अरिस्टोक्रेट में कौन आते हैं, ये जो आपके राजा महाराजा नोबेल जो लोग होते हैं ना, ये अरिस्टोक्रेट में आते हैं, ठीक है। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional division। और ये जो लोग हैं ना ये आपस में ही एक दूसरे के साथ में यूनाइटेड थे, किसके थ्रू, मैरिज अलायंस के थ्रू। देखो जैसे मान लो लुई 16 आपने फ्रांस का पढ़ा था, उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनी से शादी की थी, ठीक है ना। तो ये आपस में इनके रिलेशन थे, राजा महाराजाओं के राजा महाराजाओं से रिलेशन थे, ठीक है ना। ये अरिस्टोक्रेटिक लोग जो है ये आप अरिस्टोक्रेटिक लोगों के साथ ही अपने रिलेशन मेंटेन करते थे, ठीक है ना। दे ऑन्ड स्टेट्स एंड टाउन हाउसेस, इनके बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी गाँव के अंदर, टाउन्स में भी बड़े बड़े इनके घर होते थे, ठीक है ना। दे स्पीक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, और ये फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे किस चीज़ के लिए, डिप्लोमेसी के लिए। क्योंकि जैसे आज हम लोग जो हैं इंग्लिश को एक बहुत बड़ा लेवल की लैंग्वेज माना जाता है। अगर 2 पर्सन इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हम सोचेंगे पता नहीं कितने के इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, कितने विद्वान लोग हैं। तो ये लोग जो है ना, क्योंकि उस इंग्लिश बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है ना, तो ये लोग जो है ये डिप्लोमेसी के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे। एंड इन हाई सोसाइटी,
ठीक है ना, हाई सोसाइटी के को दिखाने के लिए अपने आप को ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे। नेक्स्ट देखिए, अब देखो, दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। आपने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपके क्या देखा था कि जो फर्स्ट स्टेट वाले लोग हैं वो न्यूमेरिकली अगर फिगर देखा जाए तो बहुत ही कम थे। तो ये भी अगर पूरे यूरोप की मैं बात करूं तो अरिस्टोक्रेटिक जो पीपल थे, अगर इनका न्यूमेरिकली फिगर देखा जाए तो ये लगभग कितने थे, 5%। और 95% पॉपुलेशन जो थी वो तो बेचारी गरीब थी, फार्मर थे उनमें, तो पीजेंट्स थे उनमें, तो ठीक है ना। तो न्यूमेरिकली फिगर इनका बहुत कम था। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। देखो बताया ना आपको कि अगर बात करें मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन की तो वो तो पीजेंट्री थी, किसान लोग थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फ्रेम्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर। देखो अगर वेस्ट की बात करें यूरोप की तो वहाँ पर लैंड जो है उसको टीनेट्स जो है, लैंड वाज फार्म्ड बाय टीनेट्स एंड स्मॉल ओनर। ये जो लैंड थी इसको फार्म्ड कौन करते थे, कल्टीवेट कौन करते थे, टीनेट्स और स्मॉल ओनर। टीनेट्स का मतलब जो लैंड को किराए पे लेते थे और उसको कल्टीवेट करते थे। मोस्ट ऑफ लैंड इन्हीं के द्वारा की जाती थी। इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट्स विच वर कल्टीवेट बाय सर्फ। और अगर हम बात करें ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की तो यहाँ पर लैंड जो है इसको कौन कल्टीवेट करता था, सर्फ लोग करते थे। सर्फ का मतलब ये दास लोग होते थे, ये इसको कल्टीवेट करते थे। अब नेक्स्ट चीज ये निकल के आती है कि वेस्टर्न जो यूरोप था और सेंट्रल यूरोप था, इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोडक्शन था उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, ठीक है ना। आपने देखा था कि 18th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, ठीक है ना। और जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो ये न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होके आती है। इनके पास में पैसे हो जाते हैं, इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता है। और अर्बनाइजेशन होने के बाद ये जो लोग हैं ना, इनके पास जब पैसे हो गए, ठीक है ना, ये एजुकेटेड हो गए, पढ़ लिख गए, तो फिर इन्होंने ये जो सोसाइटी के अंदर जो सेक्शन बने हुए थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड, थर्ड, तो इन्होंने कहा कि इनको प्रिविलेज क्यों दिया गया है। इन्होंने इस चीज़ की डिमांड उठाना शुरू कर दिया कि ये प्रिविलेज है, ये अबोलिश होना चाहिए और नेशन स्टेट बनना चाहिए। यही न्यू मिडिल क्लास, ठीक है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब इन्हीं लोगों ने डिमांड उठाना शुरू की थी। कौन सी लोगों ने, ये न्यू मिडिल क्लास बनी थी। अरिस्टोक्रेसी और लोअर क्लास के बीच में एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होकर आती है और इन्हीं लोगों को लिबरल कहा गया था। इन्हीं लोगों ने नेशन स्टेट की डिमांड की थी और इन्हीं लोगों ने प्रिविलेज को अबोलिश करने की डिमांड की थी। नेक्स्ट देखिए, इन इट्स वेक द न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। क्या, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है ना, ये निकल के आती है। एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, और मिडिल क्लास ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे सारे, है ना, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सारे के सारे न्यू मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है ना। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉल इन नंबर। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर है ना, ये ग्रुप बड़ा स्मॉल ग्रुप था, ठीक है। इट वाज अमोंग एजुकेटेड, इनके अंदर कौन कौन लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, लिबरल मिडिल क्लासेस थे, ठीक है ना। इन्होंने ही नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है ना, इसको क्या किया था, रेज किया था। और इसके अंदर कौन कौन आते थे, और एक चीज़ और है, अरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेज थे उनको भी अबोलिशन करने के लिए इस न्यू मिडिल क्लास ने ही डिमांड उठाई थी, ठीक है ना। गेंड पॉपुलैरिटी, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए ये लोग, ठीक है। ये न्यू मिडिल क्लास है, इन्हीं को फिर लिबरल बोला जाएगा, ठीक है ना। यही लिबरल जो लोग हैं, न्यू मिडिल क्लास और लिबरल लोग, यही यूरोप के अंदर फिर बाद में रिवॉल्यूशन लेके आते हैं और फिर एक नेशन स्टेट की डिमांड करते हैं। रिवॉल्यूशनरी लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं और फिर आगे चल के यूरोप के अंदर काफ़ी रिवॉल्यूशनरी लोग रिवॉल्यूशन भी लेके आते हैं। लेकिन ये लोग जो है नेशन स्टेट की डिमांड रखते हैं और लास्ट में चल के फिर यूरोप के अंदर नेशन स्टेट बनते हैं। इसके बाद में हम वीडियो आपको कल बताएंगे। ओके, थैंक यू।